तो वेलकम और स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस की तरह के लिए इंडियन पॉलिटी में, जिसमें हम भारतीय संविधान के विकास पे बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है उस पर किन अधिनियमों का प्रभाव रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था वह, साथ ही साथ 1861, 1892 और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम बना था उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से। और भारत शासन अधिनियम 1858 की अगर हम बात करें तो इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और जब ये कानून बना तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और जो गवर्नर थे, जो क्षेत्र थे और जो भी राजस्व के संबंधित जो शक्तियाँ थी वो सभी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के बनने के बाद जो सत्ता संभालने का कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी भारत में, और वह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की यानी कि ब्रिटेन की संविधान जो सरकार थी वो जिम्मेदार नहीं थी यहाँ शासन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में। तो इसके बाद वह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन के लिए जिम्मेदार हो गई। और इस अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या खासियत थी, तो पहला ये था कि इस अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, और जो गवर्नर जनरल है उसके पद के नाम को बदलकर वायसराय बना दिया गया। और इस संदर्भ में जो भारत का पहला वायसराय है उसकी अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के पहले वायसराय बने। इसके अलावा जो नियंत्रण बोर्ड या जो कंट्रोल बोर्ड था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको समाप्त कर दिया गया, और एक नए पद का जिसका नाम है भारत के राज्य सचिव, उसका सृजन किया गया। तो ये जो राज्य सचिव हैं ये असल में जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसका सदस्य हुआ करता था, और वह भारत को प्रतिनिधित्व करता था। यानी कहा जाए कि जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत के लिए भी अंततः उत्तरदायी थी। इसके अलावा ये जो भारत सचिव जो था इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकारी प्रवृत्ति वाली समिति थी। और जो ये परिषद था इसका अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव को बनाया जाता था। इसके अलावा ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था इसका उद्देश्य यह था कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें सुधार किया जाए। और आगे बढ़ते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम बना तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यानी कि इस 1861 से पहले जो भी कानून वगैरह बनाए जाते थे तो भारतीय प्रतिनिधियों को या भारतीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि 1858 के बाद इनको ऐसा लगा कि भाई हम अगर को इस देश में लंबा शासन करना है तो हमें यहाँ के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके द्वारा यानी कि इसी के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। और देखा जाए तो जो वायसराय होते थे ये कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामांकित कर सकते थे। यानी कि वायसराय इतना पावरफुल था। तो अगर इसकी बात करें तो सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ये 3 थे, एक बनारस के राजा थे, दूसरा थे पटियाला के महाराजा और तीसरा थे सर दिनकर राव, जिन्हें कि विधान परिषद में 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मनोनीत किया गया था। इसके अलावा जो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम बना, इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम बना था तो इसमें जहाँ 1773 में जो क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उसको इसमें पलट दिया गया। यानी कि यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया।
और यानी कि अब जो थे धीरे धीरे जो प्रांत थे इनको आंतरिक स्वायत्तता की ओर बढ़ रहे थे कार्य करने के मामले में। इसके अलावा जो तीसरी विशेषताएं हैं इसकी अगर हम उसकी बात करें तो ये हुआ कि बंगाल में 1862 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1857 में इसी अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो वायसराय हैं, भारत के वायसराय, उनको परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण 1861 के भारत परिषद अधिनियम का जो विशेषता था वो ये था कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। और जो ऐसे अध्यादेश जो जारी किए जाते थे उनकी अवधि मात्र 6 माह होती थी। तो ये बताता है कि जो वायसराय उस समय हुआ करते थे कितने पावरफुल थे। बहरहाल 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये जो अतिरिक्त जो सदस्य हैं इन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। और इसके अलावा ये इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। जो विधान परिषद था उसके कार्य को बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी विधान परिषद को अधिकृत किया गया। अब भारत के संदर्भ में बात करें बजट की तो भारत में जो बजट का पहला शुरुआत है वो 1860 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके अलावा 1892 के अधिनियम के तहत ही और इसी के अलावा 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था तो इसमें जो वायसराय था तो इस समय इनके पास इतनी शक्ति आ गई थी इस अधिनियम के तहत कि ये जो जिला परिषद है, नगर पालिका है, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जो ज़मींदार थे, इसके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनकी सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त करने की शक्ति थी। और अब चलते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि काफ़ी चर्चित है इसलिए क्योंकि इसके द्वारा ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन को बल मिला और काफ़ी चर्चित रहा ये। तो इसका जो कुछ विशेषता है तो इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले की बात करें तो जो मार्ले का नाम है लॉर्ड मार्ले, ये इंग्लैंड में भारत के राज सचिव हुआ करते थे, जबकि जो लॉर्ड मिंटो हैं ये भारत में वायसराय थे। तो इन दोनों के द्वारा ही इसको लाया गया था सुधार को, इसके लिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई। जहां केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या पहले 16 हुआ करती थी लोगों की, उसके बाद इसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। और हालांकि जो प्रांतीय विधान परिषद है उनमें एक संख्या जो संख्या थी वो एक समान नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। इसने केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत है उसको बनाए रखा गया और जो प्रांतीय परिषद है इसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसके अलावा ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे भारतीय सदस्य थे जो इस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद एसोसिएशन में सदस्य बने। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा ही पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसके लिए ज़्यादा चर्चा में रहा। तो जिसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। तो ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी 1861, 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम से संबंधित। जबकि इसके बाद जो 1919 में अधिनियम बना उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है और 1935 में बना भारत शासन अधिनियम। तो इन दोनों अधिनियमों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।